नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ आज की इस वीडियो का विषय है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, जिसमें मैं आपको जो चैप्टर नंबर 14 बताने वाला हूँ। इस चैप्टर का नाम है बालिकाओं की शिक्षा। तो इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका दो बेनिफिट हो जाएगा। पहला तो आपका ये कि इस चैप्टर के आपके जितने भी नोट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे आपके। और दूसरा ये कि आपका जो चैप्टर है वो भी रीड हो जाएगा। तो जो मेन है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, यानी जो मेन क्वेश्चन आंसर हैं जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए फिर स्टार्ट। इस चैप्टर की सबसे पहले मैं आपको अति लघु उत्तरीय बताने वाला हूँ। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए क्या करना चाहिए। तो स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार के निम्न स्तर से उच्च स्तर तक अर्थात सामुदायिक सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा ऐसी योजना बनानी चाहिए जो स्त्रियों की शिक्षा में प्रगति मिल सके। ठीक है, ये बताया गया है, मतलब कि बालिकाओं के लिए अलग से विश्वविद्यालय खोले जाएं जहां पर केवल बालिकाओं को पढ़ाया जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप बालक और बालिकाओं दोनों के लिए भी खुल सकते हैं। तो ये सरकार को करना चाहिए, ये अपना ओपिनियन है आंसर के माध्यम से। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, स्त्री शिक्षा के मार्ग में 4 बाधाएं बताइए। तो क्या बाधाएं हैं जो कि स्त्री शिक्षा के मार्ग में आती हैं। पहला तो है रूढ़िवादी विचार यानी पुराने विचार वाले लोग के द्वारा नारी शिक्षा का कड़ा विरोध किया जाता है। दूसरा, आर्थिक पिछड़ापन स्त्रियों शिक्षा के लिए समस्या है। जैसे अधिक ग्रामीण परिवारों में बालक के पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और जो बालिका है उस पर कम जोर दिया जाता है। अभी भी गांव में ये ऐसा माना जाता है। तीसरा है सरकार के उदासीनता। ठीक है। चौथा है दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन, मतलब कि प्रशासन यानी सरकारी ऐसे नियम कानून बनाए हुए है ना ही उसने कहीं केंद्र बनाए हुए हैं बालिकाओं के लिए, तो फिर समाज क्या कर सकता है। अगला है प्रश्न, वर्तमान समय में भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो इसमें अभी पूछा जाए तो 2011, तो अभी 2024-25 के अनुसार तो मुझे पता है नहीं। तो इसमें पूछा गया है वर्तमान समय में भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो वर्तमान की पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 2011 के अनुसार है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान समय। तो वर्तमान समय तो अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर 54.16% थी और वर्तमान समय में 2024 की अगर हम बात करें तो 70.40% है। अब हम जान लेते हैं लघु उत्तरीय। तो आप इसमें ऐसा नहीं सोचिए कि अति लघु इसमें कम है, अति लघु तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो मोस्टली आते हैं वो मैं आपको चॉइस कर यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जो है मेरे नोट्स द्वारा अगर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो वही मैंने अब 66 के क्वेश्चन को लिखा हुआ है। देखिए अब लघु वाले, सरोजिनी नायडू ने महिला शिक्षा के विषय में क्या कहा। नारी शिक्षा, उत्तर में है ये, नारी शिक्षा समाज, परिवार, राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्त्री से शिक्षित होने से पूरा परिवार शिक्षित होगा। माता को बालक की प्रथम पाठशाला बोला जाता है, क्योंकि बालक जो भी सीखता है वह माता के द्वारा सीखता है। सरोजिनी नायडू ने कहा है कि वे हाथ जो पालन पोषण झुलाते हैं संपूर्ण विश्व पर शासन करते हैं। शिक्षित माता के गोद में बालक का संतुलित एवं सर्वांगीण विकास होता है। परिवार, स्वास्थ्य, समृद्धि, कुशलता शिक्षित नारियों के कारण होती है। तो आप समझ चुके होंगे। अब जानते हैं हम दूसरा प्रश्न,
स्त्री शिक्षा की कोई 4 समस्याएं लिखिए। देखिए, तो इसमें हमने अतिलघु में जाना था, तो उसी को हम लिख सकते हैं, 1-2 लाइन तो आप लिख सकते हैं जो हमें अतिलघु में जाना। तो लेकिन हमें इसे डिटेल में कुछ लिखना होगा शुरुआत में। देखिए, आज के वर्तमान समय में और पूर्व से चले आ रहे युगों में नारी की शिक्षा में कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती जा रही है। कुछ समस्याएं समाज की ओर से हैं, कुछ समस्याएं प्रशासन की ओर से हैं और कुछ समस्याएं रूढ़िवादी द्वारा। इन समस्याओं को अब निम्न प्रकार हम समझ सकते हैं। लघु में है इसलिए हम ये यहाँ पर इतना कुछ लिख रहे हैं। अगला इसके देखिए पॉइंट, पहला है आज की जो प्रशासनिक पद है उन पर पुरुषों का वर्चस्व है, जो महिलाओं के हित में उनके शिक्षा के प्रति कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, तो इसमें पुरुष हो जाते हैं, है ना। तो इसमें जो है पुरुषों की सबसे ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है। 2024-25 में स्त्री भी अब पद पर हो गई हैं, मंत्री पद पर, जैसे कि राष्ट्रपति अभी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू, ऐसी कुछ नाम है। तो इसमें देखिए, इसमें कई बदलाव हो चुके हैं, तो जिससे अब जो है महिलाओं की भी समान अधिकार मिलने लगा है। दूसरा है, इसमें बताया गया है जो महिलाएं किसी कारणवश अपनी शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा का भी अभाव है। मतलब कि प्रौढ़ शिक्षा नहीं दी जाती है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताने वाला था प्रौढ़ शिक्षा होती क्या है। प्रौढ़ शिक्षा वो शिक्षा होती है जो पढ़ाई से बिछड़ चुका है, उनके लिए एक अलग से पाठशाला लगाई जाती है। ये सरकार द्वारा नियुक्त होती है, जिसमें कई लालच का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि वह इस कक्षा में आए, ऐसी पुरुषों के लिए भी, है ना। तो जिसमें ये सब सिखाया जाता है, जैसे अपने सिग्नेचर कैसे करें और हिंदी कैसे पढ़ें, अंग्रेजी कैसे पढ़ें, मतलब ये सारी कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो सिखाया जाता है। और व्यवसाय से संबंधित सिखाया जाता है, जैसे कृषि कैसे हम कर सकते हैं तकनीकी तरीके से, है ना, कि मेहनत ना करना पड़े। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती हैं। तीसरा है, इसमें महिलाओं के लिए समुचित रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जिससे महिलाएं निर्भर बन पा रही हैं। ठीक है, तो इससे जो है महिलाओं के लिए भी रोजगार नहीं है, लेकिन अगर प्रौढ़ शिक्षा होने लगेगी तो महिलाओं को भी रोजगार मिलने लगेगा। ठीक है, और इससे जो महिला भी आत्मनिर्भर हो जाएंगी। अभी क्या होता था कि महिला निर्भर रहती थी पुरुषों पर, उनकी शादी हो जाती है, फिर वो उन्हीं पर निर्भर रहती हैं। अगला प्रश्न इसमें है पॉइंट, अभिभावकों द्वारा बालक की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान आकर्षण किया जाता है, जबकि बालिकाएं की शिक्षा पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये हमने जाना था अतिलघु में। तीसरा प्रश्न है, कोठारी कमीशन ने नारी शिक्षा के कार्यक्रम के विषय में क्या कहा है। तो कोठारी कमीशन ने नारी शिक्षा को विशेष महत्व दिया। उनका मानना है कि स्त्रियों की शिक्षा से समाज में जागरूकता फैलेगी, जिससे कई प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, है ना, इन पर रोक लगाना। दूसरा है सामाजिक रीतियों का समाप्त होना, और शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। जो अनुपात है 1:3, उसे 1:2 में लाना है। ठीक है, और यहाँ पर और आगे बताया गया है, हंसा मेहता समिति के अनुसार महिलाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान को विकल्प विषय के रूप में रखना 1964 में कोठारी कमीशन
ने यह सुझाव दिया। आने वाले वर्ष में नारी शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावशाली होना चाहिए। तो ये इनका ओपिनियन है किनका, कोठारी कमीशन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, हंस मेहता समिति ने नारी शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में क्या सुझाव दिया। तो बहुत अच्छा इन्होंने सुझाव दिया, आइए हम समझते हैं। हंस मेहता समिति ने महिलाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान को विकल्प विषय के रूप में सुझाव दिया, क्योंकि इनका मानना था यह बालिकाओं को वैज्ञानिक विषय के साथ साथ यदि घर से जुड़े हुए कार्यों में भी निपुण करना है, जिससे वह अच्छी गृहिणी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सके। मतलब कि एक जैसे विवाह होता है स्त्री का, तो वो किस प्रकार से एक गृहस्थी चला सके, है ना, उसके खाना पीना हुआ, तो वो सब सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं गृह विज्ञान में, घर से जुड़ी हुई बातें। और आगे क्या लिखा है, प्रस्तुत कर सके, क्योंकि परिवारों की संपूर्ण जिम्मेदारी महिला की होती है और वही परिवार में अपने संतान का सही पालन पोषण करती है। तो ये इनका ओपिनियन है हंस मेहता का। अगला प्रश्न है, बालिकाओं के बचाव व उनकी शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर में, नारी शिक्षा वर्तमान युग की आवश्यकता और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बालक को शिक्षित करने का अर्थ है केवल एक बालक को शिक्षित करना, और बालिकाओं को शिक्षित करने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षित करना। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो महिला हैं वो पूरे परिवार को चलाती हैं, मतलब पूरे परिवार को संभालती हैं, और महिला को पहली पाठशाला कहा गया है बालक का। ठीक है, इसलिए कहा गया है। इन्होंने बताया है जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट के अनुसार, ये एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है, बालक का भविष्य सदैव उसकी माता पिता द्वारा निर्मित होता है, ये इनका मानना है। दूसरे शिक्षा शास्त्री हैं अब्राहम लिंकन। इनके अनुसार है, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ का मतलब हूँ उनसे क्या हूँ, एक आभारी हूँ, क्या ना, आभारी कह सकते हैं। दूसरे जो शिक्षा शास्त्री हैं उन्होंने कहा गया है स्वामी विवेकानंद। इनका क्या मानना है, जब तक नारी की दशा को सुधारा नहीं जाता तब तक विश्व कल्याण संभव नहीं है। क्या एक पंख से उड़ पाना पक्षी के लिए संभव है? नहीं, उसके लिए पंख दो होने चाहिए, और क्योंकि जो है समान संतुलन बना रहा है उसका, तभी वो उड़ पाएगा। तो इसी प्रकार महिला को भी बताया गया है। और आगे बताया गया है, इन सभी व्यक्तियों द्वारा नारी की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि एक परिवार, एक समाज, राजनीति और आर्थिक स्थिति को परिवर्तित करने के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक है। तो ये हमारा इसी के साथ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये अपने जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हो गए हैं इस चैप्टर में, जिसमें मैं आपको 3 बताए हैं अति लघु, और बाकी हमारा एक 5 हो गए हैं, 5 या 6 हो गए हैं हमारे लघु। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।